तो दोस्तों आज का एक्सप्रेशन काफी मजेदार और फैंटेसी और एडवेंचर से भरा पड़ा है। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक साधारण सा लड़का जिसे एक मैजिकल फिश मिलती है और वो उसकी 3 विश पूरी करती है। तो वो लड़का क्या विश मांगता है और वो एक सफर पे जाते हैं। तो इनकी जर्नी कैसी होगी आओ इस एक्सप्रेशन में जानते हैं। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी स्टार्ट होती है और हम पानी के गहराई में मछली के किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक अंगूठी लेकर किसी का इंतजार कर रहा था। वो अपने गुप्तचर मेंढक से पूछता है कि मेरी दुल्हन कहाँ है, जिस पर वो मेंढक उसे घबराते हुए बताता है कि वो यहाँ से भाग गई। इसके चलते वो मछली राजा उस मेंढक को सजा देता है और कहता है कि जाओ उसका पता लगाओ। अब हम दूसरी ओर गाँव में इवान नाम के लड़के को देखते हैं जो बिस्तर में सोया हुआ था जैसे उसका कुत्ता जगाता है। इवान एक लोहार का बेटा होता है। इवान के पिता अंधे थे। यहाँ पर इवान अपने पिता से बचते हुए निकलने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके पिता उसे महसूस कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम मेरे काम में मदद करो, जिस पर इवान कुछ बहाना बना देता है। इसके चलते इवान के पिता उसे नदी पे जाके मछली पकड़ने के लिए कहते हैं। ये सुनकर इवान काफी खुश होता है और वो यहाँ से तेजी से स्लाइड करते हुए उस नदी की ओर बढ़ रहा था। इवान एक भोला सा लड़का होता है जो कि अपने आप में ही मगन रहा करता था। नदी पूरी जमी हुई होती है तो यहाँ पर इवान उस नदी में एक गड्ढा करके मछली पकड़ रहा होता है कि तभी इवान देखता है कि उस गड्ढे से कुछ बुलबुले ऊपर आ रहे हैं और वहाँ पर पानी ऊपर आने लगता है। इसके चलते इवान डर के आगे भागता है तो तभी उसके ऊपर पानी आता है और उस पानी के साथ साथ उसकी बाल्टी में एक मछली आ गिरी थी। उस मछली को देखकर इवान काफी खुश था। वो उस मछली को लेके अपने घर आता है और वो वहाँ उसे पकाने के लिए सामान तैयार कर रहा था और तभी इवान देखता है कि वो मछली उससे बात कर रही है। ये देखकर इवान हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो मछली इवान से बोलती है कि मैं तुम्हारी 3 विश पूरी करूंगी और उसके बाद तुम्हें मुझे नदी में छोड़ना होगा। ये सुनकर इवान अपनी 3 विशेष के बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते वो बिस्तर में चले जाता है और वो अनजाने में ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बिना इस बिस्तर को छोड़े पूरा शहर घूम जाऊं। और ये सुनकर वो मछली उसकी विश समझकर इसे पूरा करती है और वो जिस बिस्तर में सोया हुआ होता है वो उस घर से निकलकर एक गाड़ी की तरह आगे बढ़ने लगता है। यहाँ इवान उस मछली से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो मछली इवान को कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी विश पूरी कर रही हूँ। तुम्हारी पहली विश ये है ना कि तुम बिना यहाँ से उठे पूरा शहर घूमना चाहते हो, तो ये बिस्तर तुम्हें पूरा शहर घुमाएगा। अब उस बिस्तर के साथ इवान काफी दूर आ चुका था। ये ठंड का समय होता है। यहाँ पर बर्फ थी आसपास। इसके चलते इवान को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए वो उस मछली से कहता है कि तुम क्या इस ठंड का कुछ कर सकते हो। तो वो कहती है कि तुम जैसा चाहो। इवान उससे कहता है कि तुम इस ठंड को गर्मी में बदल दो और वो ऐसा ही करती है। हम आसपास देखते हैं जहाँ पर सारी बर्फ की चादर हटने लगी थी। वहाँ हमें हरे भरे पेड़ दिखाए जा रहे थे। इसका मतलब ये कि इवान की दूसरी विश भी पूरी हो गई। अब इवान अपने बिस्तर को छोड़कर उस मछली को लेके पैदल ही अपने घर की ओर आ रहा था कि तभी उसे रास्ते में कुछ लुटेरे मिलते हैं जो कि उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। पर वो लुटेरे इवान के पास कुछ ना पाकर उसके हाथ में जो बाल्टी में फिश होती है वो उसे ही उससे छीन लेते हैं। इवान उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि इसे मत ले जाओ, पर वो लोग उसके फिश अपने साथ ले जाते हैं। पर इवान उस मछली को खोना नहीं चाहता था। उन लुटेरों को अपनी बातों में उलझाकर किसी तरह उस मछली को हासिल कर लेता है और वो वहाँ से भागकर नदी में उस मछली को छोड़ देता है। पर अब भी उसके पीछे वो लुटेरे थे। वो उसे सजा के तौर पर एक पेड़ पे उल्टा लटका देते हैं, पर किसी तरह इवान ने उस मछली को उन लुटेरों से आजाद करवा दिया था। पर यहाँ पर इवान को उल्टा लटका देख एक लड़की उसकी मदद करती है और इवान उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने एक मछली देखी, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि नहीं। यहाँ पर इवान उस लड़की से उसका नाम जानता है जिसका नाम वसीलिया था। इवान उसके पास फिश की तरह चमकता हुआ स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि ये वही जादुई मछली है और उसकी आवाज भी वैसे ही थी। जिस पर वो कहता है कि मेरी एक विश अभी बाकी है, जिस पर वसीलिया उसे कहती है कि तुम क्या मांगना चाहते हो मांग लो। और वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है। वो वसीलिया से कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी किंग जार की बेटी से। मतलब कि इवान किंग की बेटी से शादी करना चाहता है, पर वो इसके लिए विश नहीं मांगता, वो इसके लिए खुद मेहनत करेगा। और यहाँ वसीलिया को वो अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब हम यहाँ किंग जार के महल में देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस को खबर मिलती है कि उन्हें देखने के लिए यहाँ अंग्रेजी राजदूत आ रहे हैं। इसके चलते वो तेजी से तैयार होकर एक किताब लेकर दिखावा करने के लिए वहाँ बैठ जाती है, क्योंकि प्रिंसेस अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी और वो अपने
पति के रूप में अंग्रेज को देखना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ उस राजदूत के सामने अच्छा दिखने की कोशिश कर रही थी कि तभी यहाँ राजदूत प्रिंसेस से मिलने आता है। अब क्योंकि प्रिंसेस ने उस किताब को उल्टी पकड़ रखी थी तो वो राजदूत उन्हें किताब को सीधी करवा कर उनकी झूठी तारीफ कर रहा था। अब यहाँ पर वो अंग्रेजी राजदूत प्रिंसेस को एक छाता देता है जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाया करता था और वो किंग को भी एक सरप्राइज देने की बात करता है। यहाँ हम दूसरी ओर इवान और वेसिलिया को देखते हैं जो कि किंग के महल के बाहर खड़े थे। किंग के महल के अंदर उस अंग्रेजी राजदूत ने किंग के सामने एक यंत्र रखा होता है जो कि अपने आप बजता था। दरअसल उसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ था जो कि उसे अंदर से प्ले कर रहा था, पर यहाँ पर वो अंग्रेजी राजदूत उसे ऑटोमेटिक म्यूजिक यंत्र बताकर यहाँ महाराज को उल्लू बना रहा होता है। यहाँ पर महाराज अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, तो वो उस अंग्रेजी राजदूत को किसी तरह नीचा दिखाने के लिए उससे कहते हैं कि हमारे पास भी एक ऐसा यंत्र है जो कि ऑटोमेटिक बचा करता है। कि तभी यहाँ पर इवान पहुंच जाता है और उसने राजा और उस अंग्रेजी राजदूत की बात सुन ली थी, तो वो राजा से कहता है कि मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा यंत्र ला सकता हूँ जो कि अपने आप बच सकता है। इसलिए राजा भी काफी खुश होते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेजी राजदूत से नहीं कराना चाहते थे। तो यहाँ पर वो इवान को एक मौका देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अगर राजकुमारी से शादी करनी है तो तुम्हें एक ऐसा यंत्र लाना होगा जो कि अपने आप बचे। इसके लिए इवान मान जाता है, पर यहाँ राजकुमारी इवान को पसंद नहीं करती थी, वो उसी अंग्रेज के साथ शादी करना चाहती थी। इसलिए वो चाहती है कि इवान ये असंभव काम को पूरा ना कर पाए। यहाँ हम दूसरी ओर वेसिलिया और इवान को देखते हैं। वेसिलिया इवान को बताती है कि जिस यंत्र की तुम खोज पे जा रहे हो वो यंत्र एक खतरनाक बिल्ले के पास है जो कि उस यंत्र को लेने आने वाले व्यक्ति से 2 इच्छा के बारे में पूछता है। वो वेसिलिया के साथ उस यंत्र की खोज में निकल पड़ा था। फिर ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वेसिलिया उस जगह के अंदर नहीं जाती, वो बाहर ही इवान का इंतजार कर रही थी। इवान जब उस जगह के अंदर झाके देखता है तो वहाँ उसे आसपास बहुत से कंकाल दिख रहे थे और उसे वो बिल्ला दिख जाता है। इवान उस बिल्ले से कहता है कि मुझे तुम्हारा यंत्र चाहिए जो कि अपने आप म्यूजिक प्ले करता है। इसके लिए वो बिल्ला इवान से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक शर्त है, मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से एक म्यूजिक प्ले करूंगा। अगर तुम उस म्यूजिक के जादू में आ जाते हो तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, वरना तुम ये यंत्र लेके यहाँ से जा सकते हो। इसके लिए इवान मान जाता है और वो इवान से पूछकर दुख का म्यूजिक बजाने लगता है, जिस पर इवान को उसके म्यूजिक का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो उस म्यूजिक को खुद गुनगुनाते हुए उस बिल्ले के साथ गा रहा होता है। ये देखकर बिल्ला परेशान हो जाता है और काफी म्यूजिक प्ले करने के बाद भी बिल्ले के जादू का असर इवान पर नहीं होता। अब शर्त के अनुसार इवान ने वो यंत्र जीत लिया है, जिस पर बिल्ला इवान से पूछता है कि तुम्हें मेरे म्यूजिक का असर क्यों नहीं हुआ, जिस पर इवान उससे कहता है कि जिस दुख का म्यूजिक तुम मुझे सुना रहे थे वो म्यूजिक मेरी मॉम मुझे बचपन में सुनाया करती थी, जो कि अब नहीं रही। अब शर्त के अनुसार वो बिल्ला इवान को वो यंत्र दे देता है, पर वो कहता है कि अगर मैं ये यंत्र तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। इसके लिए इवान अपने पास का सारा खाना वो बिल्ले को दे देता है। इवान दिल का साफ व्यक्ति होता है और इवान की अच्छाई देखकर बिल्ला भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो बिल्ले को अपने साथ लेके वहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ दूसरी ओर वेसिलिया से मिलने मेंढक गुप्तचर आया हुआ था। वो वेसिलिया से कहता है कि पानी की गहराई के राजा तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुमसे शादी की बात करना चाहते हैं। पर यहाँ वेसिलिया उस मेंढक से कहती कि अभी भी मैंने तुम्हारे राजा के बारे में शादी के लिए नहीं सोचा। वेसिलिया और उस गुप्तचर मेंढक की बातें दूर खड़ा इवान सुन लेता है। इवान अपने साथ लाए उस यंत्र को और अपने दोस्त बिल्ले को वेसिलिया से मिलाता है और अब ये लोग राजा के महल के लिए बढ़ रहे थे। यहाँ महल में राजा से वो अंग्रेजी गुप्तचर प्रिंसेस का हाथ मांग रहा होता है कि तभी इवान वहाँ सेल्फ प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को लेके वहाँ पहुंच जाता है। इवान वहाँ अंग्रेज राजदूत को टारगेट करके म्यूजिक प्ले करवा देता है, जिससे कि वहाँ सारे लोग उस म्यूजिक के मैजिक से नाचने लगते हैं। अब इवान के इस काम पर राजा का भी खुश होते हैं और इवान उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को राजा को दे देता है, साथ में वो बिल्ला भी। और अब फिर इवान राजा से प्रिंसेस का हाथ मांगता है, पर प्रिंसेस इवान से कहती है कि मुझे पाने के लिए इतना काफी नहीं है, तुम मेरी दूसरी शर्त का इंतजार करो। प्रिंसेस ना बहुत ही दुष्ट और क्रूर होती है, वो इवान से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे टालते जा रही थी। पर इवान बेचारा दिल का साफ और भोला भाला आदमी, वो इस बातों को नहीं समझ पाता और वो वहाँ हुई सारी बात वेसिलिया को बताता है और वो काफी खुश था कि उसे एक और मौका मिल रहा है अपने आप को राजकुमारी के सामने साबित करने का। अब यहाँ हम राजकुमारी को देखते हैं जो कि अपनी मरी हुई माँ की आत्मा को बुलाती है और वो अपने बारे में सारा कुछ उन्हें बता रही थी। नेक्स्ट डे हम उसी अंग्रेजी
राजदूत को देखते हैं जो कि दरबार में राजा के सामने एक ऐसी मशीन को दिखा रहा होता है जिसमें सब्जियां डालते ही वो कट के बाहर निकलती हैं। दरअसल उस यंत्र के अंदर एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि उस मशीन का काम कर रहा था और सामने से ऐसा लगता है कि वो सारा काम मशीन ही कर रही है। ये सब देखकर राजकुमारी राजा को इवान से ऐसा ही कुछ लाने के लिए कहने को कहती है। अब राजा इवान के लिए एक पत्र लिखवाते हैं जिसमें वो ऐसा ही कोई मेज को उसके बारे में लिखते हैं जो कि जादुई था, मतलब कि एक ऐसा चादर जिस पे जो भी चीज मांगो वो सामने आ जाए। अब हम इवान और वेसिलिया को देखते हैं जो कि राजा के कहे अनुसार उस मेज को उसको लाने के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में जाते वक्त वेसिलिया इवान को बताती है कि वो मेज को उस दो भाइयों के पास है। वो दोनों भाई पत्थरी राज में रहा करते हैं और जहाँ पर उनके पास वो मेज कोस है जहाँ वो जो चाहे वो खाने का सामान उस मेज कोस से मंगा सकते हैं। सफर के दौरान ये लोग एक बूढ़े कपल के यहाँ पे रुकते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति इन्हें कुछ खाने के लिए देता है। ये बूढ़े कपल बूढ़े होने के बावजूद अब भी एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। अब यहाँ से इवान और वेसिलिया निकल पड़ते हैं। रास्ते में वेसिलिया इवान से कहती है कि वो दोनों बूढ़े कपल आपस में सुई धागा की तरह प्रेम करते हैं जो कि मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब ये लोग उस पथरीले राज्य तक पहुंच जाते हैं और इन लोगों को वो मेस्कोस और वो दोनों भाई भी मिल जाते हैं। यहाँ इवान उनके पास जाकर उस मेस्कोस को मांगता है पर यहाँ पर इवान को नारियल फेंक के मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है, पर वो लोग अपना मेस्कोस इवान को नहीं देते। पर यहाँ पर वेसिलिया आती है। अब यहाँ पर वेसिलिया बड़ी चतुराई से उन दोनों भाइयों को उस मेस्कोस की वजह से जो उनकी हालत हुई थी उन्हें दिखाती है और कहती है कि पहले तुम एक योद्धा हुआ करते थे और अब बस तुम खा खा के मोटे हो चुके हो। और जब वो दोनों भाई अपनी शकल पानी में देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि उन्हें ये मेस्कोस त्याग देना चाहिए। इसलिए वो दोनों भाई वेसिलिया से कहते हैं कि तुम जल्दी से ये मेस्कोस यहाँ से ले चलो, अगर हमारा मन बदल गया तो हम फिर से इस मेस्कोस को ले जाने नहीं देंगे। ये कहते ही वेसिलिया वहाँ से उस मेस्कोस और इवान को लेके उन पत्थरों से होके वहाँ से बाहर आ जाती है। अब जब ये लोग रास्ते से आगे जा रहे होते हैं तो तभी इवान वहाँ से कुछ फूल ले लेता है ताकि वो प्रिंसेस को दे सके और वो किस तरह प्रिंसेस को फूल देगा ये वेसिलिया को देके बता रहा होता है। वेसिलिया इवान के भोलेपन और मासूमियत को देखकर इवान को चाहने लगती है। अब प्रिंसेस को ये खबर मिलती है कि इवान उस मेस्कोस को लेकर उनके राज्य पहुंच चुका है। हम इवान को देखते हैं जो कि उस मेस्कोस के जरिए वहाँ के लोगों को खाने की चीजें दे रहा होता है और ये सब देखकर महाराज काफी खुश होते हैं। और अब हम महाराज के राज दरबार में देखते हैं जहाँ पर राजा के वजह से प्रिंसेस इवान से शादी करने के लिए मान जाती है, पर वो इवान के सामने एक शर्त रखती है कि पहले तुम जाके मेरी माँ का आशीर्वाद लेके आओ जो कि इस दुनिया में नहीं है, तुम उन्हें दूसरी दुनिया में जाके उनसे मिलो। ये सब सुनकर वहाँ सारे लोग शॉक हो जाते हैं, पर इवान इसके लिए भी राजी था। वो प्रिंसेस की मॉम से आशीर्वाद लेने के लिए दूसरी दुनिया जाएगा। इवान अब वेसिलिया के पास जाता है और प्रिंसेस द्वारा बताई गई शर्त वेसिलिया को बताता है, जिस पर वेसिलिया इवान से कहती है कि प्रिंसेस तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो तुम्हें ऐसी शर्त दे रही है जो कि तुम पूरी ना कर पाओ। पर यहाँ इवान वेसिलिया की बात नहीं मानता और वो अगले दिन दूसरी दुनिया के सफर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वेसिलिया इवान से कहती है कि दूसरी दुनिया का सफर काफी खतरनाक है। यह सुनकर वो सफर में जाने से पहले अपने पिता से मिलना चाहता था तो वो उनके घर जाता है। इवान अपने पिता के सामने जाकर उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो अचानक से उन्हें छोड़ के वहाँ से चले गया था और वो अपने बारे में सारा कुछ उन्हें बता देता है। इवान अपने अंधे पिता की लाचारी देखकर काफी दुखी था, वो उनके गले लग जाता है और अब वो अपने सफर में जाने से पहले वेसिलिया से तीसरी और अंतिम इच्छा मांगता है जो कि ये थी कि वो अपने पिता की आंखें वापस लाना चाहता था और ये इच्छा वेसिलिया पूरी कर देती है। और अब यहाँ पर इवान वेसिलिया को कहता है कि मेरी तीनों इच्छा तुमने पूरी कर दी और अब लगता है कि तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, इसलिए वो उसका शाइनिंग स्कार्फ उसे देकर अब उससे अलविदा ले रहा था। और वेसिलिया इवान के साथ उसकी उस शर्त को पूरे करने के लिए उसके साथ जाना चाहती थी तो वो उस नाव में बैठकर इवान के साथ दूसरी दुनिया के सफर के लिए आगे बढ़ चली थी। लगातार सफर तय करने के बाद ये लोग उसीविया के राज्य तक पहुंच जाते हैं जहाँ प्रिंसेस की मॉम इवान से मिल सकती है। इवान वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जैसे वेसिलिया पिता कह के बुला रही थी, मतलब कि वो आदमी वेसिलिया का फादर था। वेसिलिया इवान को बताती है कि इन्हीं की एक सजा की वजह से मैं फिश में बदल चुकी हूँ जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। वेसिलिया अपने पिता से कहती है कि हम रानी की तलाश में यहाँ पे आए हैं। यह सुनकर वेसिलिया के पिता वहाँ
उस रानी को बुलाते हैं और रानी के आते ही इवान उनसे उनकी बेटी प्रिंसेस का हाथ मांगता है। पहले तो वो इसके लिए नहीं मानती क्योंकि महारानी काफी दुष्ट थी, तो उन्हें मरने के बाद सजा के तौर पर कई सालों तक भूख बर्दाश्त करना था, यही महारानी की सजा होती है। तो वहाँ पर वैसिलिया के पिता उस महारानी को खाने की चीजों का लालच देकर इवान को महारानी से आशीर्वाद दिलवा देते कि इवान की प्रिंसेस से शादी होने पर महारानी शादी के लिए राजी है। और इस बात का पता राजा और राजकुमारी को चलने के लिए वैसिलिया के पिता मैजिक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ राजा और राजकुमारी जो डिनर कर रहे होते हैं उनके सामने अचानक से महारानी का शैडो आता है और वो प्रिंसेस को कहता है कि मैंने इवान को तुमसे शादी करने के लिए आशीर्वाद दे दिया है। ये सुनकर महाराज काफी खुश होते हैं और यहाँ राजकुमारी को अपनी ही चाल उल्टी पड़ जाती है। दूसरी ओर हम वैसिलिया को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ बात कर रही थी और इवान के साथ उसने जितने भी सफर साथ किए वो सारा कुछ उसके पिता को बता रही थी। उसके पिता वैसिलिया की बातों से समझ जाते हैं कि वैसिलिया इवान को चाहने लगी है, तो वो उसे कहते हैं कि तुम उसे भूल जाओ क्योंकि उसकी शादी प्रिंसेस से होने वाली है। और इसके बाद वैसिलिया और इवान यहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त वैसिलिया इवान से कहती है कि मृतकों के राज से जो भी जाता है साथ आए अपने शादी की लाइफ से सारी यादें भूल जाता है। पर इस पर इवान वैसिलिया से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और यहाँ वैसिलिया और इवान दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और अब हम दूसरी ओर यहाँ प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपनी मरी हुई माँ को बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने कैसे इवान को मुझसे शादी करने के लिए आशीर्वाद दे दी, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि मेरी सहमति जबरदस्ती जादू से ली गई है। इवान के पास एक जादुई लड़की है जो कि उसके हर एक सफर में उसके साथ थी और हमारे राज्य में जादू को यूज करने पर मृत्यु दंड दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसेस इवान को जादू यूज करने के लिए मृत्यु दंड देने वाली थी। और अब अगली सुबह इवान जब सो के उठता है तो वो वैसिलिया को पूरी तरह से भूल चुका था। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वैसिलिया उसे कहती है कि मैं एक नाविक हूँ, मुझे किसी ने तुम्हें यहाँ तट तक छोड़ने के लिए कहा था। यहाँ इवान को लग रहा होता है कि वो काफी कुछ भूल गया है, पर तभी उसे प्रिंसेस का ध्यान आता है और वो दौड़कर प्रिंसेस की ओर भाग रहा था। तभी वो पीछे पलटकर वैसिलिया को देखता है जो कि उस नाव से गायब हो चुकी थी। अब यहाँ इवान प्रिंसेस से मिलता है और वो उनसे माफी मांगता है कि मैं अब आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ पर वो मुझे अब याद नहीं है। यहाँ प्रिंसेस इवान को अपनी बातों में लाकर उससे ये कहलवा देती है कि जितनी भी चीजें इवान ने हासिल की हैं वो जादू से हासिल की हैं। ये कहते ही प्रिंसेस उसे अपने सिपाहियों से बंदी बनवा देती है क्योंकि इनके राज्य में जादू का यूज करना दंडनीय था। अब यहाँ प्रिंसेस के कहने पर इवान को मौत की सजा दी जा रही थी। इस पे राजा भी इवान के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इवान को सजा दी जा रही थी कि तभी वहाँ पर वैसिलिया पहुँच जाती है और वो प्रिंसेस से कहती है कि उसने कोई भी जादू का इस्तेमाल नहीं किया, तुम उसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। प्रिंसेस एक लालची औरत थी, वो ये सुनते ही इवान को छोड़ देती है और प्रिंसेस अपनी पहली इच्छा ये मांगती है कि उसे इस राज की क्वीन बना दिया जाए। यहाँ प्रिंसेस अपनी मनमानी कर रही थी। दूसरी ओर हम इवान को देखते हैं जो कि वैसिलिया को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। इसमें इवान की मदद इवान के पिता और मेस्कुस के दोनों भाई उसकी मदद कर रहे थे कि तभी इवान वहाँ पर सुई धागा देखता है और उसे वैसिलिया की वो सुई धागा वाली बात याद आती है, जिससे कि इवान वैसिलिया को याद कर लेता है। वैसिलिया की सारी यादें इवान को याद आ चुकी थी और अब इवान अपने पिता और वो दोनों भाइयों के साथ राजा के महल की ओर बढ़ रहा था। और अब इवान प्रिंसेस के महल पहुंच चुका था। वहाँ वैसिलिया इवान को देख के काफी खुश होती है। इवान वैसिलिया से कहता है कि मैंने तुम्हें याद कर लिया। और अब इवान के साथ उन दोनों भाइयों को जो कि योद्धा थे उन्हें देखकर वहाँ प्रिंसेस और उसके सारे सैनिक डर जाते हैं। इवान प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हें वैसिलिया को आजाद करना होगा, जिस पर प्रिंसेस वैसिलिया से कहती है कि मेरी अंतिम इच्छा भी बाकी है और वो अपनी अंतिम इच्छा मांगती है। प्रिंसेस काफी लालची होती है तो वो ऐसा कुछ मांगना चाहती थी कि उसे सारा कुछ मिल जाए, जिस पर वो अपने आप को वैसिलिया की तरह जादुई मछली बनने के लिए विश मांगती है और ये विश वैसिलिया पूरी कर देती है। पर प्रिंसेस नहीं जानती थी कि जादुई मछली अपने अलावा दूसरों की इच्छाएं पूरी किया करती है, वो अपनी स्वयं की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। और यहाँ पर मछली राजा अपनी जादुई मछली को ढूंढते हुए उस प्रिंसेस को अपने साथ ले जा लेता है। और अब हम दूसरी ओर इवान और वैसिलिया को देखते हैं जो कि अब साथ थे। तो ये कहानी हमें बताती है कि लालच किसी भी इंसान के लिए सही नहीं होती। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।